प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यायाधीश सप्रू के अनुसार संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। मूल अधिकार अधिकारों का ही एक स्वरूप है। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों की आवश्यकता व महत्व। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासकों के लिए कोई स्थान नहीं था। भारतीय राजाओं की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे कि वे सत्ता का दुरुपयोग न कर सकें। संविधान में दिए मूल अधिकार शासन व विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये शासन के नागरिकों की शक्ति व बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। मूल अधिकार साधारण कानून से भी श्रेष्ठ हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। तीसरा, न्यायिक सुरक्षा। मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चौथा, लोकतंत्र के आधार स्तंभ। मूल अधिकार लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। पांचवा, समानता के कारक। संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उनमें परस्पर समानता स्थापित की गई है। सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों ही हैं। इस कारण इनका मनोवैज्ञानिक महत्व है। वर्तमान युग का कोई राजनीतिक दार्शनिक इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। भारत के संविधान में मूल अधिकारों की स्थिति। राष्ट्र के एकता व आम नागरिकों के हितों के लिए राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टर, सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में शामिल हैं। अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक दिए गए हैं। इनमें भी अनुच्छेद असाधारण रूप से विस्तृत हैं। विशेष रूप से अनुच्छेद 450 शब्दों में होने से इसका आकार अत्यधिक विस्तृत हो गया है। मौलिक अधिकार अधिकारों का एक स्वरूप है। मौलिक अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव ने कहा था कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। ये वे नैतिक अधिकार हैं जिन्हें हर काल में, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वह चेतन और नैतिक प्राणी है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार हैं। वे ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से विलोपित कर दिया गया और अब यह एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इस तरह मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों के तहत गारंटी प्रदान की गई है। पहला है समानता का अधिकार और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखित है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, राज्य में रोजगार के अवसरों की समानता एवं सामाजिक समानता प्रदान की गई है। इस हेतु संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य के क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। अनुच्छेद 15 राज्यों को यह आदेश देता है कि किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाए। सभी नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद में स्त्रियों व बच्चों तथा सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16। इस अनुच्छेद के तहत देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की गारंटी दी गई है। इस बारे में व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, किंतु राज्य को यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर राज्य के मूल निवासी हेतु आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करे। यदि आप ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि इस आरक्षण का उद्देश्य मूलतः समानता की स्थापना करना ही है। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17। सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यह पूर्णतः निषेध है। इसमें कहा गया है कि यदि ऐसा आचरण किया जाएगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी जाति के कारण अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त करना है। यहाँ अस्पृश्यता का तात्पर्य छुआछूत का व्यवहार किए जाने से है। इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का संशोधन कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 पारित किया गया है। यह कानून अस्पृश्यता के अब तक बने कानूनों में सबसे अधिक कठोर है, अतः ज़रूरत इस बात की है कि इसका अस्पृश्यता निवारण हेतु सदुपयोग किया जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका दुरुपयोग न हो। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। ब्रिटिश शासनकाल के संपत्ति व राजशक्ति के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में विभेद उत्पन्न करती थी। संविधान में सेना तथा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी भी तरह की उपाधि दिया जाना निषेध है। इसके अलावा भारत का नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में हम देखते हैं, भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं: भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत राज्य में अबाध भ्रमण व निवास की स्वतंत्रता एवं आजीविका, व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क। अब हम यहाँ पे अनुच्छेद 19 के ही जो अंतर्गत स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। पहले
भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, भाषण देने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है, किंतु इस अधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता व अखंडता के पक्ष में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के संबंध में उचित निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। मतलब इन आधारों के द्वारा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। यदि लोग ये ना सोचें कि भाई हमें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हम कुछ भी करें, कुछ भी बोलें। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ख। इसके तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण व बिना अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को भी राज्य हित या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में सीमित किया जा सकता है। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ग। इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना समुदाय या संघ बना सकते हैं, किंतु राज्य हित में इसे भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। सर्वत्र आबाद आने जाने की और निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) घ। इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से आने जाने का अधिकार दिया गया है। निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 ड। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की गारंटी दी गई है। वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) छ। इस अनुच्छेद द्वारा सभी नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किंतु जनहित में नशीले व खतरनाक चीज़ों के व्यापार करने तथा अन्य ऐसे कार्य करना जो राज्य के हित में न हो, इसको निषेध भी किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21, 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है। अपराधों के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20। इससे यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा भी नहीं दी जा सकती। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। अब आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित या रोका नहीं जा सकता। बंदीकरण के संरक्षण के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जो कैदी हैं उनके भी कुछ अधिकार हैं। पहला, उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है। उसे इच्छानुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख पेश किया जाना आवश्यक है। ये अधिकार शत्रु देश के निवासियों एवं निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर लागू नहीं होता है। निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी से। नज़रबंदी मतलब कैद करना। यह अपराधी को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि अपराध को रोकने की प्रक्रिया है। जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है राज्य की सुरक्षा को खतरा है या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं बनाए रखा जा सकता जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिसमें से एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो, उसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत निवारक नज़रबंदी के तहत हम देख रहे हैं इसको। दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे शॉर्ट में रासुका बोल देते हैं, ये अध्यादेश लागू किया जो बाद में कानून बन गया।
इसका उद्देश्य सांप्रदायिक व जातीय दंगों व देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक निरोध कानून की ही व्यवस्था है। जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश में कहा गया कि यह जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसके आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसे और कठोर बना दिया गया है। पहला यह संशोधन किया गया है कि किसी व्यक्ति की नज़रबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने, आदेश रद्द हो जाने अथवा वापस ले लिए जाने के बाद नया आदेश जारी करके उसे नज़रबंद नहीं किया जा सकेगा। दूसरा प्रावधान यह किया गया कि नज़रबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग विचार करने का फैसला होगा। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 में लागू है। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश पोटा कानून को समाप्त करने के बावजूद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियों निरोधक अध्यादेश जारी किया गया। इसमें पोटा के कई प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया है। निवारक निरोध अधिनियम का मूल्यांकन। इन अधिनियमों की कटी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें अलोकतांत्रिक प्रतिक्रियावादी संविधान की महान असफलता व निरंकुशता का प्रतीक भी माना जाता है। इनके दुरुपयोग की संभावना सदैव बनी रहती है। फिर भी निवारक निरोध अधिनियम की आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान की परिस्थितियों में जब देश आतंकवाद, अलगाववाद की मार झेल रहा हो, ऐसे समय में इस तरह के कानून आवश्यक व उपयोगी भी हैं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में पतंजलि शास्त्री ने निवारक कानून की उपयोगिता को इस प्रकार व्यक्त किया था। इस भयावह उपकरण की व्यवस्था, जिसका प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है, मौलिक अधिकारों की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को खतरा है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मानव के क्रय, विक्रय व बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23। इस अनुच्छेद के तहत बेगार तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती करवाते हुए श्रम का निषेध किया गया है। हमारे देश में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान थी, जिसमें खेतीहर श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों व बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। संविधान में मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। फिर भी राज्य हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है और ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। इस अनुच्छेद में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान। धार्मिक कार्यों के लिए दान देना व लेना कर मुक्त होगा। चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार व उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। विभिन्न धर्म व संप्रदाय को अपने शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार, लेकिन किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अनुच्छेद 28। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में
किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। 5वां, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29। इस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। इस तरह राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति, वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन का अधिकार, अनुच्छेद 30। इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना व उनके संचालन संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार, संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 21A को धारा 21 में जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हटा लिया गया है। इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान की जाएगी। इसी में यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कार्य माता पिता व अभिभावक का है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यद्यपि संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यदि इनकी उचित क्रियान्विति की व्यवस्था नहीं की जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद को छोड़कर किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान की हृदय व आत्मा है। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हैबियस कॉर्पस। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय व निश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करे, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से। अगर बंदी बनाने का कारण अवैध होता है तो न्यायालय तत्काल इसे मुक्त करने की आज्ञा देता है। दूसरा, परमादेश, मैंडेमस। इस आदेश के द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन नहीं कर रहा है। तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि किसी मामले में कार्यवाही नहीं करे, क्योंकि यह उसके कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा है उत्प्रेषण लेख, क्यो वारंटो। इस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिसमें वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करे और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की पालना की जा सके। पांचवा है अधिकार पृच्छा, सेंट्रियोररी। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। मूल अधिकारों का मूल्यांकन। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है। पहला, मूल अधिकार में इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और दूसरे हाथ से उन्हें ले लिया गया है। दूसरा,
आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित किया जाना न्यायोचित है, लेकिन शांतिकाल में भी मूल अधिकारों पर स्थगन किया जाना इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। विशेष रूप से सामान्य परिस्थितियों में भी निवारक नज़रबंदी की जो व्यवस्था की गई है वह कटु आलोचनाओं का विषय रही है। तीसरा, मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ नहीं है। संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वैध हैं, चाहे वे नागरिक हितों के लिए प्रतिकूल ही क्यों न हों। चौथा, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की व्यवस्था संविधान में राष्ट्र व समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए भी किया गया है। पांचवा, मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु उसका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए ही हुआ है। छठा, शोषण के विरुद्ध अधिकार यद्यपि स्त्रियों, बच्चों, गरीब कामगारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, किंतु अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी के कारण इन वर्गों का शोषण व्यावहारिक रूप से अब तक रोका नहीं जा सका है। सातवां, मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा देने के बावजूद वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल और खर्चीली होने से आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रहा है। उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक मूल्यवान है। मूल अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थिति अल्पकालिक ही होती है।